अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिजल्ट कार्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूं, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्जा। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम बात करेंगे बजट 2021-22 चूंकि आने वाला है और आप सबको याद होगा तरीन ग्रुप जब सामने आया तो कुछ इब्हाम सामने आ रहे थे कि शायद इस ग्रुप की तरफ से बजट को मंजूर करवाने में कुछ रुकावटें सामने आ सकें, लेकिन वो भी मामला चूंकि हल हो चुका। ऑपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ बयानात भी हमारे सामने है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चूंकि ये तीसरा बजट है, मैशत भी संभलती हुई दिखाई दे रही है। जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो मूडीज के मुताबिक तकरीबन 4+ है। और इस मामले पर जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि क्या 2021-22 का ये बजट हुकूमत मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएगी। तो अपने पैनल का तारुफ करवाते चलो। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं मेरे साथ सैयद शुएबुद्दीन साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। फयाज वड़ाइच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। एजाज अहमद कुरैशी साहब भी इस डिस्कशन में हमारा साथ देंगे, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शुभदत, आपसे स्टार्ट करेंगे। फरमाइएगा, क्या जो सूरत हाल है इस वक्त, इस सूरत हाल में पीटीआई 2021-22 का जो बजट है उसको मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएगी? देखें, पीटीआई को बजट मंजूर कराने में मुझे कोई मुश्किल पेश आती नजर नहीं आ रही। थोड़ा बहुत जो कोई शोर मचाया था, कोई प्याली के अंदर तूफान बर्पा किया था, जी जी, वो थे तरीन ग्रुप। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह उनकी जमानतें आगे से आगे जा रही हैं तो लग रहा है कि बजट पास हो जाएगा, जमानत उनकी चलती रहेगी। सही है। अब बजट पास होने के बाद उनकी जमानत खत्म होती है या फिर दोबारा उनको मिलती है एक्सटेंशन, इस बारे में अभी फिलहाल कुछ कहना मुनासिब नहीं है। सही। वैसे भी एक चीज समझ नहीं आ रही थी, उम्मीद नहीं थी, यकदम जो एकदम 3.94 की जो ग्रोथ दिखाई है, ये तो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। बिल्कुल। और अपोजिशन को तो वो कह रहे थे कि -3.9 है, ये 3.9 कहाँ से आ गई। बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आई कल। लेकिन मुझे एक बड़ा अच्छा सवाल था एक टेलीविजन पे, उन्होंने कहा जी मफ्ता इस्माइल साहब की जो अपनी कंपनी है उसने लंबे चौड़े मुनाफे दिखाए हैं। Exactly. तो अगर उन्होंने मुनाफा दिखाया है तो फिर खजाना कैसे है कि आपकी अपनी कंपनी, एक अपोजिशन लीडर की कंपनी और जो साबिक वजीर है, खजाना भी रहे हैं, बिल्कुल, वो मुनाफे में है, तो फिर आप उसका हिसाब आप बताएं ना कि हमारी कंपनियां मुनाफे में है, हुकूमत खसारे में है। सही। अब ये हवाले जो हैं ये फिर देने पड़ते हैं। मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हुकूमत बजट आसानी से पेश कर लेगी। ठीक है। और हुकूमत इस दफ़ा पहली मरतबा कुछ देती नज़र आ रही है। मतलब है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, ठीक है, ताकि जो महंगाई हो रही है उनको कोई थोड़ी सी सहूलत मिल सके। अब गवर्नमेंट कितने % देती है? 10%, 15%, 25%। अभी इस बारे में कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये देना चाहिए। सबसे अच्छी गवर्नमेंट इस लिहाज से जरदारी साहब और गिलानी साहब और उनके फिर राजा परवेज अशरफ की थी, ठीक है, कि उस दौर में 135% 5 साल में सरकारी मुलाजमीन को इजाफा दिया गया। बिल्कुल सही है। और सरकारी मुलाजमीन से ज़्यादा खुश कोई नहीं था उस दौर में। सही। कि वो सरकारी मुलाजिम जो कहता था कि हमारी तनख्वाहें बहुत कम है, बिल्कुल, वो एकदम राइज हो गया, बहुत तनख्वाहें, पेंशन तक बढ़ गई सारी। बिल्कुल, इस दफा भी कुछ इस तरह की तो अनाउंसमेंट अगर इस किस्म की कोई ऐसी अनाउंसमेंट हो जाए, लोगों को कुछ चीज़ें देखें, बिजली, गैस, पानी, ठीक है, घी, आटा, चीनी, अगर इनकी कीमतें नहीं बढ़ाई जाती सही, और इनकी कीमतें नीचे रखी जाती हैं, ठीक है, तो आवाम को ये भी एक रिलीफ है। बिल्कुल सही। अब ये देख रहे हैं, अब चंद दिन की बात है, ठीक है, बजट आने वाला है। आपका जवाब जो है वो हाँ में सामने जी, आया बिल्कुल है। हाँ में। बिल्कुल सही। हम फयाज साहब की जानिब चलते हैं। फयाज साहब, हम आज भी हमने देखा है कि एमक्यूएम का एक वक्त जो है उसने वजीर आजम से मुलाकात की है। जाहिर है ये वक्त होता है कि आप अपने मुतालिबात मनवाते हैं या जो भी आपके कुछ काम रुके हुए होते हैं। जाहिर है बजट आने वाला है, हुकूमत जो है वो भी मंजूर करेगी उनकी बातें या फिर उनको कोई तसल्ली देगी। सवाल वही है, क्या 2021-22 का बजट हुकूमत आसानी से मंजूर करवा लेगी? सुमेरा, हर साल जो पार्लियामेंट्री कैलेंडर में जून का महीना आता है ना, वो हुकूमतों पर काफ़ी भारी होता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो अभी आ रहा है बजट और बजट में तैयारियां हो रही हैं, तो ये काफ़ी अदाद शुमार की हेर फेर होती है और लोगों को मुतमिन करना होता है पूरे साल के लिए कि हमने पिछले साल भी आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है और अगले साल भी हम आपके लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। यकीन दहानियाँ करानी होती हैं, लोगों को मुतमिन करना होता है। लेकिन आप हमेशा ये देखें कि जब से ये हिस्ट्री है पार्लियामेंट्री,
ये कभी भी किसी हुकूमत को पाकिस्तान में कम से कम डिफीट नहीं हुई बजट पे ना। सही। तो आप देखें कि जो बजट का दिन इंतहाई अहम होता है, या बजट के दिन सारी जो वर्किंग है बहुत अहम होती है। और आप देखती हैं कि बजट के दिनों में बजाय इसके कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर इसको ज़िम्मेदारी से देखे, इस अहम इशू को देखे, हमेशा शोर शराबे में गुजारती हैं। अभी आप देखेंगे जब बजट का दिन होगा, सबसे ज़्यादा जब बजट पेश हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा शोर शराबा उस दिन पार्लियामेंट के अंदर होगा। बिल्कुल ऐसे। तो यकीनन ये जब वहाँ तो जो गवर्नमेंट के अपने बंदे हैं, जो हुकूमती पार्टी के लोग हैं, वो भी बजट को सही तरह नहीं सुन सकेंगे, और अपोजिशन वाले तो बिल्कुल ही शोर शराबे की पोजीशन में होंगे और आखिरी लम्हे पे वो बाइकआउट कर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कौम के नुमाइंदे हैं, इनको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। सिर्फ कम से कम बजट के दिन सुकून से सुने, हाँ जी हुकूमत क्या पेश कर रही है, क्या उसमें नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या उसमें तरक्याती मंसूबे हैं, क्या उसमें अखराजात, सारी चीज़ें उस दिन सुने। उसके बाद जो बहस के लिए दिन होते हैं पार्लियामेंट में, उस पर ज़रूर बहस करें, लड़ाई भी करें, अपने दलाइल दें और सारी चीज़ों को बयान करें जो वो चाहते हैं, जो उनके मकसद है। लेकिन उस दिन तो कम अज़ कम जो पहले दिन ही किसी चीज़ को सुकून से नहीं सुनते, शोर शराबे से सुनते हैं, तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है। तो जो आपका सवाल है कि ये पास तो हो जाएगा, क्योंकि अंदर खाने सारे मामला जो हैं वो तय पा गए। और जो छोटे छोटे गिले शिकवे होते हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं, वो इन दिनों में ये भी थोड़ा सा जो होते हैं ना अरकान पार्लियामेंट, उनके लिए बजट के दिन भी अच्छे होते हैं। वो छोटी छोटी बातों को हुकूमत से मनवा लेते हैं, तो वो भी मनवा लेंगे। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, वो शोर शराबा ज़रूर डालेगी उस दिन, उसके बाद तकरीरें करेंगी और अल्टीमेटली ये मंजूर हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत जिम्मेदारी की ज़रूरत है दोनों पार्टियों के लिए और हुकूमत के लिए भी। हुकूमत की जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो यकीनन मजबूत है। मईशत के हवाले से जो अच्छी खबरें आ रही हैं, तो हाँ जो अपोजिशन है उसका जो मौक़िफ़ है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। वो ये जो बयानबाजी हमारे सामने है, वो तो जो बयानबाजी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं जी मईशत ने बेहतर नहीं हुई, तरक्की नहीं की, बस लफ्ज़ों की हद तक। ये नहीं बता रहे कि हुकूमत ये फॉल्ट कर रही है, ये गलत बात बता रही है। वो हकीकत में ये है, पास फिगर्स हैं, उनके पास ठोस फिगर्स के साथ बनाए और अपना प्रोग्राम बताएं कि हमारे पास प्रोग्राम ये है, हम ये करना चाह रहे हैं, इनकी ये पॉलिसी गलत है, हमारे पास पॉलिसी ये है, अवाम को बताएं, मुतमिन करें। तो मैं समझता हूँ बजट मंजूर करने में तो कोई मुश्किल पेश आपका जवाब भी जो है हाँ में है। प्रोफेसर साहब आप क्या कहेंगे? हर बजट को हर साल यही कहा जाता है कि ये अवाम दोस्त बजट है, और जो फिगर्स हमारे पास आ रही हैं उसमें गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी हम देख रहे हैं कि सेहत को और तालीम को जो है वो ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। तो बात वही है, क्या आसान है हुकूमत के लिए इस बजट को मंजूर करवाना? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से थैंक यू टू टैलेंट न्यूज़ मैनेजमेंट फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ योर पैनल। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट को कोई डिफ़िकल्टीज होगी। उसकी रीज़न ये है, किसी भी इकोनॉमी को देखने के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंडिकेटर देखें कि आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2 साल पहले किधर थी और आज किधर है, तो अगर वो इंडेक्स ऊपर गया है तो देयर इज़ समथिंग बिहाइंड। ठीक है। अब एक कंपनी नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिन्होंने परफॉर्म किया और इंडेक्स ऊपर गया है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद अगर आप फॉरेन रेमिटेंस को देखें, वो बड़ी है हमारी। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट का जो एक ट्रस्ट लेवल है वो हाई है इन द माइंड ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज। बिल्कुल ऐसे ही। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि सब कुछ के बावजूद कि ये जो पेंडेमिक था अनफॉर्चुनेटली इसने पूरी वर्ल्ड को डिस्टर्ब किया, ऐसा ही है। उसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी हैं। तो देयर इज़ समथिंग अगेन कन्विंसिंग दैट समथिंग गुड हैज़ बीन डन इकोनॉमिकली इन पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल अब अगर इन सब, मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किए, अगर इन सब के बावजूद अगर कोई ये कहता है कि नहीं गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही, तो इट्स अ माइंडसेट दैट पीपल आर इन टोटल डिनाइल। और जो टोटल डिनाइल में है वो एक साइकोलॉजिकल इश्यूज है, उसको आप पुल नहीं कर सकते। सही। तो यस बजट विल गो थ्रू, मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगा। अब राइट साहब की जो एडवाइस है मेरा ख्याल वो सब पार्लियामेंटेरियंस को सुना देनी चाहिए पहले, कि
ये बजट जो होता है इसको सुनना होता है और फिर उसके Exactly. बाद उस पर डिस्कशन होती है। लेकिन प्रोफेसर वो चूंकि कुछ फिगर्स जो है वो पहले अनाउंस हो चुकी होती हैं, शायद उसकी वजह से ऑपोजिशन ये समझती है कि शोर मचाना जो है वो हमारा हक है, ये हमारा फर्ज है। नाज़रीन, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चूंकि इस टॉपिक में भी हम कुछ मईशत की बात कर रहे थे, तो अगर पाकिस्तानी मईशत की अगर हम बात करते हैं तो पिछले तकरीबन 3 साल में हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने जो भी इक़दाम किए हैं इस गिरती हुई मईशत को संभालने के लिए, तो पहले तो जो मईशत बिल्कुल ही गिर चुकी थी उसको स्टेबल किया गया, और अब वक्त है कि उसके समराज जो है वो हमारी आवाम तक पहुंच जाएं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जीडीपी ग्रोथ जो है मूडीज के मुताबिक तकरीबन 4+ हो चुकी है, तो अब वक्त है कि इसके समराज जो है वो हमारे आवाम तक पहुंचे। तो हमारा सवाल जो है वो पैनलिस्ट से ये है कि क्या वाकई जो हुकूमत दावे कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात की, क्या हुकूमत वाकई मुश्किल वक्त से निकल आई है? शुएब साहब। हुकूमत के दावों के मुताबिक वो मुश्किल वक्त से निकल आई है, अपोजिशन के मुताबिक वो मुश्किल वक्त तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ। बिल्कुल सही। अब ये एक बहस है, रोज़ाना हर टीवी चैनल पे ही आजकल यही बहस चल रही है और ला हासिल है, क्योंकि ना वो बात मानते हैं ना वो बात मानते हैं। दोनों जो हैं वो अपने अपने नुक्ता नज़र पे अड़े हुए हैं। सही। इस वक्त कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी बेहतर नहीं हैं। मसलन महंगाई है, चीनी अभी भी 100 रुपये किलो है, आटे की कीमत सिंध में ख़ास तौर पे ज़्यादा है, पंजाब में उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन सिंध में जो खुद भी आटा मतलब गंदम उगाता है, जी बिल्कुल, वहाँ गंदम की कीमत क्यों इतनी बढ़ गई है ये समझ नहीं आ रहा बेनिस्बत पंजाब के। हालांकि इस साल अच्छी फसल हुई है, अब कम से कम इस फसल गंदम की कीमत नीचे जानी चाहिए थी। सही। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि गंदम की कीमत अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं की गई। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बड़ी हद तक आपकी बॉर्डर पे तो तार लग चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही है। लिहाजा अगर अब स्मगलिंग होती है तो उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक। ईरान बॉर्डर पे भी बड़ी हद तक बॉर्डर, लेकिन अगर तो आप स्मगलिंग गेट से कर रहे हैं, यानी कि आपकी आंखों में धूल झोंक के कि कोई पल्ली तरफ गंदम लेके जा रहा है, बल्कि आटा लेके जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। जुल्म ये होता रहा है कि गंदम नहीं जाती रही। पिंडी का वो ज़िला है पंजाब का जहां सबसे ज़्यादा आटा मिल रहा है, फ्लोर मिल्स हैं। क्यों? पिंडी की इतनी आबादी नहीं है जितनी वहाँ फ्लोर मिल्स लगी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली वहां से आटा बजरिया केपी के आगे जाता है। सही। मतलब है वो हमसे रॉ मटेरियल नहीं खरीदते, वो बना बनाई फसल ले जाते हैं हमसे ठीक तैयार हो की गया, हुई। बिल्कुल ठीक है। ये दें, जरूर दें, लेकिन जरा उस पर ध्यान रख लें। बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं वो भी दें, उसकी जो कीमत आएगी वो हमारे बजट को बेहतर करेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। उससे ये एक चीजें जो हैं, चावल भी अगर जाते हैं इस तरीके से तो गलत है। जो भी चीज जो है बिल्कुल सही है। इसको रोकना चाहिए। अब स्मगलिंग जो है उसको सिर्फ यहाँ नहीं रोकना चाहिए, गवर्नमेंट को इस साल कम से कम जो बाहर से दरामदात हो रही हैं उसमें उन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए जो पाकिस्तान में तैयार होती हो रही है। बिल्कुल सही है। आज भी दुकानदार आप चली जाइए, टूथपेस्ट से लेके टूथब्रश से लेके ऐसा ही है, ऐसा हेयर ही है। ब्रश से लेके, मैं छोटी छोटी चीजों के बिल्कुल नाम ऐसा। ले रहा हूँ। आम इस्तेमाल होने आप वाली जो मर्जी उठा लें वहाँ लिखा होगा बिल्कुल ठीक। फॉरेन कॉर्नर, पाकिस्तानी कॉर्नर। शेर उस साहब, जालिमों आपका पाकिस्तानी कॉर्नर मौजूद है, दूसरा कॉर्नर क्यों ठीक है? है, आपका जवाब इस सवाल का। इकदामात करने की जरूरत है, अभी नहीं बेहतरी आ सकती है, ठीक है। बेहतरी आई है, लेकिन बहुत बेहतर किया जा सकता है। बेहतर और भी हो सकता है। फयाज भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई हुकूमत मुकम्मल तौर पे मुश्किल वक्त से निकल आई है? खान साहब बड़े मासूम आदमी हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। खिलाड़ी जो हैं उनके ख्याल में अगर कोई खिलाड़ी चंद रन बना ले या थोड़ी देर के लिए विकेट पे ठहर जाए तो वो समझते हैं कि नहीं अब मुश्किलात से टीम बाहर आ गई। ये सियासत का मैदान है, इतनी जल्दी मुश्किल से नहीं निकला जाता। खान साहब आप देखते हैं, अभी पिछले दिनों एक खातून ने खान साहब को फ़ोन किया कि मेरे मकान पे कब्जा है, बिल्कुल। और खान साहब को जब फ़ोन हुआ, फ़ोन होने के चंद घंटों के बाद पुलिस ने ना सिर्फ वो मकान कब्जे से वागजार कर दिया, उनको 4 साल का किराया भी ले दिया। ऐसा ही है। तो कहाँ फॉल्ट नज़र आ रहा है? मईशत इसकी जिम्मेदार है, कोई और ज़री माहरीन इसके जिम्मेदार है, गुड गवर्नेंस इसकी जिम्मेदार है। सही। खान साहब को ये पता ही नहीं है कि वो जब तक इस मुल्क में गुड गवर्नेंस नहीं लाएंगे, हर शोबा मुकम्मल तौर पर अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं करेगा। ये जो अभी है ना कि
4% ग्रोथ हो गई या 5% हो जाएगी, जब तक आपकी गुड गवर्नेंस नहीं होगी बेहतर खान साहब, उस वक्त तक आप कभी भी मुश्किलात से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि लोगों ने आपको इसलिए मुंतखब किया था कि आप एक सिस्टम देंगे, इंसाफ देंगे। ठीक है। जब तक लोअर से लेकर अपर तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर इंसाफ के लिए लकीली एक खातून आपको फ़ोन करती है तो आप शाम को, जब ये बात हुई थी तो आपने शादियाने बजाए और कहा जी देखें वज़ीर आज़म को एक फ़ोन कॉल किया और काम हो गया। वज़ीर आज़म को तो इस पर शर्मिंदा होना चाहिए और बैठ जाना चाहिए, रात को सारी पुलिस को बुला लेते कि यार मेरे कहने पे अगर आपने क्या किया है तो आप इतनी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, वर्दियां पहनी हुई हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, ताकत हैं, तो इस तरह के हज़ारों लाखों लोग क्यों ख्वार हो रहे हैं? आप उनको पल भर में क्यों ठीक नहीं कर पाते? उनको तो हर चीज़ हिला कर रख देनी चाहिए थी और रात को उन्हें सोना भी नहीं चाहिए था कि मैं कैसे सोऊं कि ये इतना बड़ा बैड गवर्नेंस हो रही है इस मुल्क में, बजाय कि एक छोटे से वाक़यात पर उन्होंने शादियाने बजाए उनके हवालियों ने भी। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी मुश्किलात से बिल्कुल नहीं निकली, उन्हें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौम उनसे एक्सपेक्ट कर रही है और उन्हें सबसे पहले अपनी गुड गवर्नेंस पे ध्यान देंगे तो फिर जो अगर माशी तरक्की भी हुई है ना, जैसे शोएब साहब ने कहा है, तो लोगों पर उसी वक्त आम आदमी को उसको फ़ायदा होगा जब आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी, जब आप ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ेंगे, जब आप उन लोगों को पकड़ेंगे जो 100 तरीके जानते हैं महंगाई करने के, तो जब आप उनको नहीं पकड़ेंगे तो नीचे कहाँ अफेक्ट आएगा। अगर मैं फैज साहब के बयान में जरा सा इजाफा कर दूं, जिस पुलिस वाले ने एसपी है वो उनके घर पे कब्जा किया था, उस पर कब्जा रखा, उनके पैसे दे दिए, पैसे देना कोई सजा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। उस शख्स को, एसपी को, उसको क्यों वहां से नहीं हटाया गया जहां वो इस वक्त बैठा हुआ है? उसको मुअत्तल क्यों नहीं किया गया? सजा मिलेगी तो फिर नजर आएगा जजा मिली है। सजा और जजा दोनों चीजें हैं। बिल्कुल सही। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बात वही है कि मईशत के फिगर्स तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन सम्राट चूंकि अभी आवाम तक नहीं पहुंचे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब उन मईशत के फिगर्स को लेकर बड़े पुरुम्मीद हैं कि हम मुश्किल हालात से निकल आए। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब देखते हैं कि ओवरऑल बिग पिक्चर को, वो माइक्रो लेवल पे शायद नहीं जाते। राइट साहब के जो गुड गवर्नेंस का पॉइंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट टू लुक इनटू इट। जब तक गुड गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, आप जितना मर्जी टॉप लेवल पे चीज़ें करते जाएंगे तो एक आम आदमी जिसके हम रिलीफ की बात करते हैं वो उस तक कभी भी नहीं पहुँचेगी, अनफॉर्चुनेटली। एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट and I think I would second it that government now need to start looking into good governance matters. Now जहाँ तक ओवरऑल इकोनॉमिक्स का आप कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुश हैं और अपोजिशन कहती नहीं कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब खुश हैं ओवरऑल बिग पिक्चर की वजह से और जो वो उनके इनिशिएटिव्स हैं उनकी वजह से। मैं आपको बताऊं कि अगर ये जो रिवर रावी का प्रोजेक्ट है, if it is materialized, which is I'm sure it will happen, so you would be surprised ke what kind of wealth Pakistan is going to get from overseas Pakistanis as a investor। कि मुझे याद है कि जब हम बाहर होते तो हमारी ये डिज़ायर होती थी कि हमें कोई अच्छा सा घर मिल जाए अफोर्डेबल प्राइसेस पे, और वो भी इंस्टॉलमेंट पे। तो अगर ये द वे दे आर डूइंग इट, अगर ये हो जाता है इंशाल्लाह तो इट विल बी अ फॉर्चून। यानी कि प्रोफेसर साहब आपका जवाब भी यही है कि अभी मुश्किल वक्त से पाकिस्तान नहीं निकला है। मेरा हाल हाफ वे हैं या हाफ से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। ओके, पार्शली हम कह सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। अगर हम कोरोना की बात करें तो इस वक्त मुल्क में जो रजिस्टर्ड केसेस हैं जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है वो 1893 अफराद हैं, और कैजुअलिटीज़ की अगर बात की जाए तो 83 अफराद ऐसे हैं जो इस कोरोना की वजह से जान से जा चुके हैं। कोरोना की वैक्सीन के अमल की अगर हम बात करें तो मरहलावार वैक्सीनेशन का अमल जारी है। 20 ईयर प्लस के जो अवाम हैं उनके लिए भी अब रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो खोल दिया गया है, रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। सिंध की अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो वहाँ के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए ये लाजिम करार दे दिया गया है कि अगर आप कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे तभी आपको सैलरीज दी जाएंगे। हमारा आज का जो सवाल हमारे पैनलिस्ट से है वो ये है कि हुकूमत ये जो इक़दाम कर रही है क्या ये बिल्कुल ठीक है और इसको ओवरऑल तमाम मुल्क के ऊपर लागू करना चाहिए? क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए? जी शोएब साहब क्या कहेंगे? जी सख्ती यकीनन करनी चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं क्यों लगवाएं, वजह ज़रूरत क्या है इसकी।
अब देखिए उन्होंने ये लाजमी किया है कि सरकारी मुलाजमीन को जुलाई की तनख्वाह नहीं मिलेगी बिल्कुल ऐसा। अगर वैक्सीन नहीं लगाई। मेरे ख्याल में इनको स्कूल खोलने से पहले एक स्टेप ले लेना चाहिए था, आज से 20 दिन पहले, कि तमाम असातिज़ा फौरी तौर पे वैक्सीन लगवाएं, बिल्कुल सही। ताकि स्कूल जब खोले जाएं तो असातिज़ा को वैक्सीन लग चुकी हो। ठीक है। नंबर 2, एक बहुत बड़ा मसला है, ताजिर हजरात भागते हैं। ताजिर हजरात को कहा जाए कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुकान रात 10 बजे तक खोल के रखी जाए, बिल्कुल सही। तो आपको अपनी दुकान पे एक सर्टिफिकेट लगाना होगा कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ से वैक्सीन लगवा चुका हूँ। बिल्कुल सही। और ये 4 मेरे मुलाजिम हैं, ये चारों भी वैक्सीन लगवा चुके हैं, ये इनके सर्टिफिकेट हैं। और उसके बाद अवाम के लिए भी ये ज़रूरी हो कि वो दुकान के अंदर जाने से पहले देख लें कि ये सर्टिफिकेट इसके पास है या नहीं है। बिल्कुल सही। देखें, ये हमारी कौम जरा थोड़ी सी माजरत के साथ मार्शल्ला में रह के कुछ डंडों की आदी हो गई है, वो शराफत की जुबान नहीं समझती है। मुझे बहुत शर्मिंदगी से ये कहना पड़ रहा है कि हम आदी हो गए हैं कि हमसे ज़बरदस्ती मनवाया जाए, बंदूक रख के दिखा कर डराया जाए। करता है कि नहीं? ऐसे नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हमारी बेहतरी की है, अगर उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है तो उस, मैं अपने एक अजीज़ को जानता हूँ, एक मियाँ साहब की उम्र 70 साल है, बीवी की 65 है, सही। बच्चे लेके नहीं जा रहे टीके लगवाने के लिए। ओहो। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि जी बच्चे नहीं लेके जा रहे। भाई बच्चे क्यों नहीं लेके जा रहे? बिल्कुल। उन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि माँ और बाप इतने बड़े एक्सपोज हैं कि किसी वक्त अगर खुदा ना ख्वास्ता हो गई तो उनकी उम्र का जो तकाजा है वो बहुत वल्नरेबल होगा। एग्जैक्टली। ये हमारे यहाँ लोगों को अभी तक समझ नहीं आई है, और जिनको समझ आई है वो वहाँ लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा ही है। और मुझे समझ नहीं आई, लाहौर में जितने अच्छे इंतजामात हैं, इसके बाद भी अगर कोई वैक्सीन लगवाने नहीं जाता। मैं पहली दफ़ा गया, मैं गया वहाँ पे वॉक इन था, अंदर गया, नाम बताया और नाम निकाला, मैं आधे घंटे में बाहर था। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरी दफ़ा गया, मुझे 5 मिनट ज़्यादा लगे। सही। इससे ज़्यादा क्या होता क्या हो है? सकता है? बिल्कुल और सही। क्या कर सकती है गवर्नमेंट? बिल्कुल सही। जाओ यार, टीका लगवाओ, अपने आप को बचाओ, अपने आप को सेव करें, मुल्क अपने को भी गांव सेव को करें। बचाओ, अपने बिल्कुल माशरे को, अपने घर वालों को, सबको बचाओ। बिल्कुल सही। आपका पॉइंट आ गया बॉस कि आप चाहते हैं कि सख्ती होनी चाहिए। जी, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक। फैयाज भाई साहब, बात हो रही है इब्हाम की। बहुत सारे ऐसे इब्हाम हैं हमारे अवाम में, सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं कि इस तरह के इब्हाम देखने को मिलते हैं। जैसे रिसेंटली आया कि जी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली वो 2 साल के अंदर मर जाएंगे। खूब बाद में वो जो है वो फेक साबित हुई, उसको बयान को बड़ा एग्जैजरेट किया गया था। ये चीज़ें जो है ये भी रुकावट डाल रही हैं। लेकिन फिर भी मेरा सवाल वही है, क्या हुकूमत को इस हद तक सख्ती करनी चाहिए जो सिंध की मिसाल हमारे सामने है? शोएब साहब ने अभी जो बात की ना मार्शल लॉ की, तो इन्होंने सही कहा कि मार्शल लॉ के वाले मार्शल लॉ से हमें 100 इख्तलाफ हो, लेकिन एक चीज़ हम मानते हैं कि इसकी गवर्नेंस बड़ी बेहतर होती है, वो इसलिए को थोड़ा सा डंडा लगाते हैं ना। ये इनके बिल्कुल पॉइंट सही है। तो मैं समझता हूँ कि जान है तो जहान है। ये जो कोरोना वायरस है इसने जहान को हिला के रख दिया। ऐसा ही है। ये जो हम कहते हैं ना कि सख्ती करें, सख्ती तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, क्योंकि इसमें अगर हर बंदा वैक्सीन लगवाएगा तो तब सेफ होगा। घर के 3 बंदे अगर वैक्सीन लगवा कर आकर और एक ने नहीं लगवाई, इसी तरह दफ्तर में अगर 10 बंदों ने लगवाई है और 4 बंदों ने नहीं लगवाई, तो उन 10 का भी कोई फ़ायदा नहीं, उसको भी ये असरअंदाज हो सकती है। अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग, देहात के लोग हैं, इतनी खौफनाक वहाँ अफवाहें फैली हुई हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो 2 साल बाद आपकी जान को खतरा हो जाएगा। इतनी खौफनाक, यानी कोरोना इतनी खौफनाक उन्होंने अफवाहें फैलाई हुई हैं दही इलाकों में। और आप अभी एक्सपो सेंटर शोएब साहब जिक्र कर रहे थे, वहाँ चले जाएँ, आपको बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कारों में लोग नजर आएंगे। वहाँ जो गरीब मजदूर बाहर बैठे हुए हैं, उनको पता भी नहीं कि यहाँ वैक्सीन लग रही है और मुफ्त लग रही है। बहुत सख्त ज़रूरत है इस वाले से कि इन अफवाहों की वाले से। और अफवाहों को ठीक है, अब काउंटर भी हो रही हैं और सारी मिनिस्ट्री भी सारी देखिए, लोग भी पढ़े लिखे लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन वो जो है ना, आपका ड्राइवर, आप 10 दफ़ा उसको कहेंगे गाड़ी में वैक्सीन लगवाई है, वो कहा सर मैं इसको मानता ही नहीं। जहाँ तक उनका बिलीव होगा, बड़ी ख़तरनाक बात है। लेकिन अब इसमें यही चीज़ है, यही अरबा है कि इस कौम को
आप कहेंगे उस मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। बिल्कुल ऐसे कुछ इस तरह की सख्तियाँ जैसे सिंध की गवर्नमेंट ने की हैं, इस तरह की सख्तियाँ ये ज़रूरत है आज वक्त की, और इनको हुकूमत की सतह पर, इंतज़ामिया की सतह पर और मुआशरे की सतह पर, इनफरादी तौर पर भी हमें अपने घरों में जो हमारा कुक है, जो मजदूर है, जो काम करने के लिए आता है, उससे पूछें भाई आपने वैक्सीन लगवाई है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसमें पूरी कौम ने, गवर्नमेंट और सारी चीज़ों ने मिलकर अपनी जान को भी बचाना है और जहान को भी बचाना है। तो मैं समझता हूँ कि सख्ती करनी बहुत चाहिए। ज़रूरी है। बिल्कुल सही। प्रोफेसर साहब, हुकूमत आपके सामने है, कितने अच्छे इंतजाम करी, मरहलावार वैक्सीनेशन का अमल भी चल रहा है। जैसे मैंने पहले भी बात की कि जिनकी उम्र 20 साल से ज़्यादा, उनके रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे आवाम की तरफ से हम देखते हैं कि रिस्पांस वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। तो हुकूमत के क्या स्टेप्स होने चाहिए? क्या वाकई सख्ती करनी चाहिए? दरअसल जो गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में हायर एजुकेशन कमीशन ने सारी यूनिवर्सिटियों को ये एडवाइस किया था कि दे मस्ट गो फॉर वैक्सीनेशन, और मैक्सिमम टीचिंग फैकल्टी जो है दे हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस एट दिस मोमेंट। ठीक है। तो ये तो एक बड़ा अच्छा स्टेप था। तो अभी जो ये है कि सख्त बिहेवियर अडॉप्ट किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल वो सख्त इस लेवल तक तो ठीक है जो सिंध गवर्नमेंट ने किया है कि लेट्स स्टॉप देयर सैलरीज, बिल्कुल, क्योंकि बेस्ट इज फाइनेंशियल पेनल्टी, जो पेन फील होती है बड़ी देर तक। एग्जैक्टली। और बाकी इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट या कोई और, मेरा ख्याल आई डोंट थिंक इट इज़ लॉजिकल एंड रैशनल एट ऑल। और दूसरा जो ये एक न्यूज़ आपने उसे प्रूव कर दिया कि इट वाज फेक न्यूज़, कि किसी नोबेल लॉरिएट के नाम से रिलेट करके कह दिया कि उन्होंने कहा। I mean that scientist is famous for basically coming up with different school of thought. लेकिन अब ये जो लोग अभी तक बिलीव करते हैं कि यस 2 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाएगी, आई थिंक उनको इसको देखना चाहिए कि 2 साल पहले जब इस वैक्सीन पे काम शुरू हुआ था, बहुत से लोग ने एज ए ट्रायल लगवाई थी ये वैक्सीन, बिल्कुल। तो उनको 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, वो अभी तक जिंदा है। तो इसलिए फिर ये स्टेटमेंट proven to be not true. बिल्कुल। तो yes, सख्ती होनी चाहिए in terms of financial penalties. बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो फील भी होती हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शोहबुद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैज़ वड़ाई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया डिस्कशन में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर इजाज़ अहमद कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।